अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत फैसलाबाद ने जो 9 मई के मुकदमात का फ़ैसला सुनाया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं को, कारकुनान को, वोटर्स को, मुजाहिरीन को कन्विक्ट कर दिया गया, सज़ा सुना दी गई। लेकिन ATC अदालत फैसलाबाद के इस ऑर्डर में, इस फैसले में फवाद चौधरी को क्यों बरी किया गया? फवाद चौधरी ने जज साहब को क्या दिखाया कि फवाद चौधरी को 9 मई के केस से जज साहब ने, जवेद इकबाल शेख साहब ने बरी कर दिया? इस बड़ी खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि फवाद चौधरी को तो बरी कर दिया गया, बाकी जो मुल्ज़मान थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे या मुजाहिरीन थे, उनको क्यों कन्विक्ट किया गया? और ये डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जो आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ उमर अयूब साहब की मुलाकात होनी थी, इस मुलाकात से इनकारी का क्या मामला है? जुमा तहरीक इंसाफ के लिए एक मरतबा क्यों भारी साबित हुआ है? कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल पे भी बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ATC अदालत फैसलाबाद के जो जज हैं जवेद इकबाल शेख साहब, उनके कल के फैसले और PTI के लोगों को कन्विक्शन के बाद मैंने अपने एक सहाफ़ी दोस्त का व्लॉग सुना, जिसमें यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने तो 9 मई के मज़म्मत की थी, लेकिन शायद पूरी बात नहीं की। तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने गिरफ़्तारी के बाद, रिहाई के बाद ग़ालिबन अपने किसी वीडियो लॉग में 9 मई की मज़म्मत की थी, लेकिन उस मज़म्मत के बाद फिर इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने एक नया बयानिया भी बनाया। वो बयानिया ये था कि 9 मई दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। तहरीक इंसाफ को इस सानिहे में, इस साजिश में फंसाया गया है। तो जब बयानिया चेंज हो गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम आ गया, तो फिर मज़म्मत वाली बात वो पीछे चली जाती है। और मेरे उस सहाफ़ी दोस्त ने यह भी कहा कि जज साहब ने फैसले के पैराग्राफ नंबर 67 में ये लिखा है कि हजूम में हर मुल्ज़म का जो किरदार होता है वो वाज़े करना मुश्किल होता है। तो इस किस्म के केसेस में जहां हजूम में किसी एक शख्स का किरदार वाज़े करना मुश्किल हो, तो बाकी जो लोग होते हैं, जो किरदार होते हैं, उन सब को भी सज़ा दी जा सकती है जो उस हजूम में शामिल होते हैं। अब हमारे साफ़ी दोस्त ने सवाल उठाया कि अगर जज़ा और सज़ा का मयार ये होगा तो फिर अदालती फ़ैसले पे सवालात भी उठेंगे। नाज़रीन, अधूरी बात की गई, मुकम्मल बात नहीं की गई। जज साहब ने ऐसी बात की है, लेकिन उसका जवाब, उसकी लॉजिक और उसके पीछे जो कानून की सपोर्ट है वो मुकम्मल उन्होंने अपने पैराग्राफ नंबर 67 में लिखा है। जज साहब ने लिखा, अब मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ कि ऐसा मामला जहाँ मुल्ज़मान की बहुत बड़ी तादाद किसी जुर्म में शामिल हो, तो हर फ़र्द के किरदार की निशानदही मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पे किरदार की निशानदही मुश्किल के वाले से जज साहब क्या कह रहे हैं कि एक हजूम है, उस हजूम की तरफ से किसी जगह पे वायलेंस किया गया है, तशद्दुद किया गया है, मारपीट की गई है, तो कैसे पता चलेगा डंडा किसने चलाया, सोटा किसने चलाया, डंडा किसकी आंख पे लगा, किसका डंडा किसके सर पे लगा? तो इस किस्म के ऑफेंसेस में, इस किस्म के जो वायलेंट मॉब होते हैं, वहाँ पर हर फर्द के किरदार की निशानदही जज साहब ने कहा कि मुश्किल हो जाती है। फैसले में लिखते हैं कि इस तरह के मामलात में मुकन्नना ने तामीरी ज़िम्मेदारी का असूल फराहम किया है, यानी कानून मौजूद है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का असूल फराहम किया गया है। जज साहब कहते हैं कि हजूम तशद्दुद के मामलात में जो रवायती
और जो आम एक असूल होता है उसकी बजाय डायनामिक जो प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट किया जाता है। जज साहब लिखते हैं कि मुकन्नना ने इस तरह के मॉब वायलेंस में के मामलात में सेक्शन 149 फराहम किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी रुकन की तरफ से कोई किरदार अदा किया जाता है तो उस असम्बली के हर रुकन पर उस जुर्म का इतलाक होगा। उस असम्बली का हर रुकन जो है उसी जुर्म में मुजरम तस्वर होगा। और जज साहब ने कहा कि जब 9 मई का वाक़या हुआ तो फैसलाबाद में सेक्शन 144 नाफिज था और सेक्शन 144 के मुताबिक 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होने पे पाबंदी लग चुकी थी, लेकिन ये मॉब इकट्ठा हुआ तो मॉब पर आर्टिकल जो सेक्शन 149 है उसका इतलाक होगा कि सेक्शन 144 की वायलेशन करके गैर कानूनी असम्बली की। कॉमन जो ऑब्जेक्ट था वो एक था और मॉब जो है वो वायलेंट हो गया, तो सब पे उस जुर्म का इतलाक होगा। तो ये मैंने पहले तो सोचा कि ये क्लियर कर दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हमारे जो साफ़ी हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद होती है व्यूअरशिप की, लेकिन मैंने कहा पूरी बात बता दी जाए कि एक्चुअली दरअसल जज साहब ने फैसले में लिखा क्या है। अब आपको बताते हैं कि फवाद चौधरी साहब को इस केस से बरी कैसे किया गया। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो विटनेस बॉक्स में पेश हुए हैं। विटनेस बॉक्स में उन्होंने सेक्शन 342 की बजाय, यानी आम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के बजाय, फवाद चौधरी साहब ने सेक्शन 340 का अपना बयान कलमबंद करवाया। 9 मई की साजिश में अपने इन्वॉल्व ना होने के हवाले से, मुलविस ना होने के हवाले से। अब ये सेक्शन 340 का जो स्टेटमेंट होता है वो उसमें हल्फ उठाया जाता है, उसमें कसम उठाई जाती है कि मैं अगर झूठ बोलूं तो खुदा का मेरे पे कहर नाजिल हो। ना सिर्फ फवाद चौधरी ने कसम उठाई, सेक्शन 340 का बयान कलमबंद करवाया, बल्कि फवाद चौधरी ने कुछ ऑडियो वीडियो पिक्चोरियल शवाहिद भी अदालत के सामने पेश किए। एक गवाह भी फैसल कुरैशी अदालत में उन्होंने पेश किया। अब वो शवाहिद क्या थे? वो शवाहिद ये थे, गवाह का स्टेटमेंट ये था कि 9 मई का जो इल्ज़ाम है कि जो इमरान खान साहब ने एक तो मीटिंग चक्री पे की थी कि अगर गिरफ्तार किया गया तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया जाएगा। दूसरा इल्ज़ाम ये था कि 7 मई और 9 मई को ज़मान पार्क पर भी एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई थी कि अगर खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाएगा। फवाद चौधरी ने सबूत ये दिया, शवाहिद ये दिए, जैसे मैंने कहा कि यूएसबी भी दी, पिक्चोरियल उन्होंने शवाहिद भी पेश किए। वो ये था कि 7 से लेकर 10 मई तक वो इस्लामाबाद में थे, लाहौर में नहीं थे। और उसको मज़ीद सब्सटेंशिएट करने के लिए फवाद चौधरी ने यह बताया कि वो 7 मई के दिन या रात को इस्लामाबाद क्लब में थे और वहाँ पर मनी बैग गारंटी फिल्म देख रहे थे। और मनी बैग गारंटी फिल्म का जो शो था उसको होस्ट किया था फैसल कुरैशी ने। फैसल कुरैशी भी बतौर गवाह पेश हुए और जो फवाद चौधरी थे उनकी बात को सपोर्ट किया उन्होंने। और जज साहब ने लिखा कि इनके चूँकि शवाहिद आ चुके हैं, सबूत इन्होंने दिए हैं, एविडेंस दी है, यूएसबी दी है, वीडियो दी है और पिक्चोरियल भी उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं, तो लिहाजा इसलिए इनको बरी किया जाता है। अच्छा, बाकी लोग क्यों कन्विक्ट किए गए? उससे मुतल्लिक़ जज साहब ने लिखा कि वाहिद फवाद चौधरी हैं जिन्होंने सेक्शन 340 का बयान भी कलमबंद करवाया, शवाहिद भी दिए और अपने हक में, अपने मौक़िफ़ की सपोर्ट में गवाह भी अदालत में पेश किया। बाकी जितने मुल्ज़मान थे, अब उसमें उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, ज़ताज गुल साहबा हैं, कमल शोज़फ साहबा हैं और जितने लोगों को भी कल कन्विक्ट किया गया, दर्जनों सैकड़ों, उनसे मुतल्लिक़ जज साहब ने लिखा कि किसी गवाह ने भी अपने दिफा में कोई सबूत, कोई गवाह पेश नहीं किया। यानी मुल्ज़मान ने अपना दिफा करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो ये कल के फैसले की मुख्तसर सी डिटेल जो मैंने जितना पढ़ा है, 73 सफ़ात का फ़ैसला था, मैंने कहा ये एक अहम पॉइंट है, बोलिए आपके साथ शेयर कर लें। अब नाज़रीन आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब का जो मामला है। गंडापुर साहब का जो एक स्टेटमेंट भारत ने फैटरफ में सबूत के तौर पे पेश किया कि देखें पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं है। और भारत ने फैटफ से कहा कि उनके सूबे का और उस सूबे का जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासरा है, उस सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि दहशतगर्दों को हम पकड़ते हैं लेकिन फ़ौज उनको छुड़वा देती है।
तो भारत ने फैटफ से कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करें। तो इस स्टेटमेंट पे या भारत के इस हरकत पे गंडापुर साहब ने रात का एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें गंडापुर साहब ने कहा कि भारत ने मेरा जो स्टेटमेंट है वो सियाको सबाक से हट के फैटफ में पेश किया है और मैं अब भारत के खिलाफ फैटफ को ख़त भी लिखूंगा और फैटफ में भारत के खिलाफ भी जाऊंगा। गंडापुर साहब ने फिरकी ये ली है कि भारत तो खुद दहशतगर्दी में मुलविस है, मैं भारत को दहशतगर्दी में मुलविस होने पे, क्योंकि मैं खुद मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर अमूर रह चुका हूँ, तो मुझे भारतीय साजिशों से मैं आगाह हूँ, पता है भारत क्या साजिशें करता है। तो मैं वो भारतीय साजिशें फैटफ के पास जाके उनको एक्सपोज करूँगा और भारत को फैटफ की लिस्ट में शामिल करवाने की कोशिश करूँगा, बल्कि शामिल कराऊँगा। और गंडापुर ने कहा कि हम और पाकिस्तान की आवाम दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज के सामने खड़े हैं। नाज़रीन, इसलिए कहते हैं सियाने, इसलिए कहते हैं कि पहले बोलो, पहले तोलो और फिर बोलो। अब जाके इनको रियलाइज़ हुआ अलीमीन गंडापुर साहब के उनके स्टेटमेंट को कैसे भारत जो है कि इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा है। सियासी मोटिव्स इंसानों के होते हैं, सियासी जमातों के होते हैं, सियासी लोगों के होते हैं, लेकिन रियासत की बका, रियासत की फेट के ऊपर सियासी मोटिव्स नहीं होते, सियासी मकासद नहीं होते। शुक्र है कि अलीमीन गंडापुर साहब ने अपने बयान की जो है वजाहत कर दी। एक और वीडियो क्लिप उन्होंने बना के भारत के जो हथकंडे थे, जो अज़ाइम थे, उनको बेनकाब किया है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि कल जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें मिसाल यूसुफजई साहबा 86 वोट लेके मुंतखब हुई हैं, इस कामयाबी पे जो तहरीक इंसाफ की एक खातून कैंडिडेट थी साइमा खालिद, उन्होंने सेनेट इलेक्शन को अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान किया है। अच्छा, बुनियाद क्या है? बुनियाद साइमा खालिद तहरीक इंसाफ की खातून उम्मीदवार की ये है कि मैं अदालत में जाऊंगी और वहाँ पे जाके बताऊंगी कि सेनेट इलेक्शन में धांधली हुई है, एक वोट जैली पड़ा है जिस पे रिटर्निंग ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं थे। अब ये खाम खा का सेनेट का जो KPK का इलेक्शन है, मिसाल यूसुफजई की जो कामयाबी है, उसको ये दागदार करना चाहती हैं। टोटल साइमा खालिद साहबा ने कितने वोट लिए हैं? सिर्फ एक वोट लिया है, जबकि मिसाल यूसुफजई को 86 वोट पड़े हैं। और साइमा खालिद कहती हैं कि हमारे लीडर इमरान खान का एक दिया हुआ हमें एक शऊर है कि धांधली के ख़िलाफ़ आपने सरेंडर नहीं करना। हमारे लीडर भी धांधली की मुखालफत करते थे, तो मैं भी धांधली के खिलाफ़ अदालत में जाऊँगी। भैया, वोट तो आपको एक पड़ा है, सारे वोट तो निकले हैं मिसाल यूसुफजई के बॉक्स से, तो एक वोट से आप कैसे अदालत को कन्विंस कर पाएंगे? अब नाज़रीन, पेशावर की हमने बात की है, तो पेशावर की एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। वो ख़बर नाज़रीन ये है कि जो आज मुलाकात तय थी PTI के ज़राए के मुताबिक, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ उमर अयूब साहब जो कि नाहल हो चुके हैं, सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, 10 साल की उनको सज़ा सुना दी गई है। आज जो मुलाकात तय थी, ट्वीट ये किया गया है, ख़बर ये सामने आई है कि उमर अयूब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ मुलाकात से मादरत कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे, कल मैंने ट्वीट किया था, अपने वीडियो लॉग में बात भी की थी कि क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक सज़ा याफ्ता, एक मफरूर, एक नाहल के साथ, अब वो अपोजिशन लीडर नहीं रहे, क्या उनके साथ मुलाकात करनी चाहिए? तो हमारा तो एक सवाल था, लेकिन शायद ही आज मुलाकात नहीं होनी थी, और ये अगर मुलाकात होती भी तो शायद चीफ जस्टिस के लिए कोई ज़्यादा बेहतर पोजीशन ना होती, और ये भी हो सकता था कि चीफ जस्टिस खुद ही इस मुलाकात से इनकार कर देते। लेकिन जो उमर अयूब साहब ने की खबर चली है कि उन्होंने माजरत कर लिया, तो अच्छी बात है। वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने माजरत की होगी, चीफ जस्टिस चैम्बर से उनको पैगाम भिजवाया गया होगा कि मुलाकात नहीं हो सकती, और मुलाकात ना होने की वजह वही कल का ETC अदालत फैसलाबाद का फ़ैसला है। लेकिन चलें, अगर चीफ जस्टिस चैम्बर से नहीं भी कन्वे किया गया और उमर अयूब साहब ने माजरत कर ली है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी बात है कि बजाय इसके कि वहाँ से इनकार होता, इन हालात को देखते हुए उमर अयूब साहब ने माजरत की है, तो इसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। क्योंकि कानून ये कहता है, जब तहरीक इंसाफ, अब देखें ना, नवाज़ शरीफ और जब मरीम नवाज़ को सज़ा हुई थी, उन्होंने वापस सज़ा के बाद आके सरेंडर किया था, गिरफ्तारी दी थी। तो जो तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारी आइन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद है, तो फिर PTI के उन रहनुमाओं को भी चाहिए कि बजाय इसके कि आप
को कोई गिरफ्तार करे, आपके अरेस्ट वारंट जारी हों, क्योंकि फैसले में लिखा गया जज साहब की तरफ से कि मुल्ज़मान पेश नहीं हुए। जावेद इकबाल शेख साहब ने लिखा है कि इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो बजाय इसके कि आपको गिरफ्तार किया जाए, आप अपनी खुद गिरफ्तारियां दे के अपनी अपीलें हाई कोर्ट में फ़ाइल करें और वहाँ पे एजिटेट करें अपना मुकदमा कि आपको गलत सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा नाज़रीन, जमशेद जसीस साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनका जो अपील थी डिस्क्वालिफिकेशन के ख़िलाफ़, उसका अदालत ने तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फ़ैसले में अदालत ने 10 सितंबर की अगली तारीख दे दी है, यानी 1 माह के बाद की, 40 दिनों के बाद की, और जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन का उसको सस्पेंड करके अटर्नी जनरल को भी मामलत का अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।